नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। भारत अपनी रक्षा तैयारियों के लिए कल वायुसेना युद्ध अभ्यास करता नजर आएगा। पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान में कल और परसों 2 दिन भारतीय वायुसेना कल अपनी ताकत परखेगी, तो देश के दुश्मनों को भी हमारी ताकत का एहसास होगा। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कल देश में करीब 300 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी, जिसको लेकर सभी राज्यों में तैयारियां जोरों पर है। क्या है मॉक ड्रिल और क्यों होती है इसकी जरूरत, इस खबर पे हर पहलुओं से आपको कराएंगे अवगत। दिखाएंगे खबर कि आतंक को पनाह देने के मुद्दे पर यूएन के मंच पर पाकिस्तान को कैसे पड़ी फटकार। होगी बात दिल्ली में चल रही बैठकों से लेकर कश्मीर घाटी के सुरक्षा हालात की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत ने राजस्थान के साथ पाकिस्तान सीमा के पास सैन्य अभ्यास के लिए जारी किया नोटम। नागरिक सुरक्षा को लेकर देश के करीब 250 से ज्यादा जिलों में कल होगी मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव ने तैयारियों के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ की चर्चा। सुरक्षा परिषद में फेल हुआ पाकिस्तान का एजेंडा। पाक के अनुरोध पर ही बुलाई गई थी बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर उसकी भूमिका को लेकर पूछे कड़े सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से की बात। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से भी की बात। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन। भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हुए सहमत। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने किया स्वागत। द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बताया ऐतिहासिक मील का पत्थर। इसी साल भारत जापान को पछाड़कर बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईएमएफ की रिपोर्ट में लगाया गया अनुमान 2027 तक देश बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के साथ साथ दोहरे योगदान सम्मेलन के सफल समापन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने इसे द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। दोनों ही नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि दुनिया की 2 बड़ी और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक समझौते व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेंगे, आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेंगे। प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ गठबंधन को मजबूत करना और व्यापार बाधाओं को कम करना एक मजबूत और अधिक सुरक्षित अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए परिवर्तन की उनकी योजना का हिस्सा है। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की है कि भारत और यूके के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार तेजी से मजबूत और बहुमुखी साझेदारी की आधारशिला है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को कवर करने वाले एक संतुलित, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी एफटीए के समापन के द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार के नए अवसर पैदा होने, जीवन स्तर में सुधार और दोनों देशों के नागरिकों की समग्र भलाई में सुधार होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने की नई संभावनाओं को भी खोलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्टारमर को भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में ट्वीट पर भी जानकारी दी। अपने मित्र प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात करके
बहुत प्रसन्नता हुई है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और ब्रिटेन ने महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ एक दोहरे योगदान सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये ऐतिहासिक समझौते हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे तथा हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही प्रधानमंत्री स्टॉर्मर का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश एक्शन में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभ्यास के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम जारी किया है। नोटम ऐसे नोटिस को कहा जाता है जिसमें किसी वैमानिक सुविधा, सेवा, प्रक्रिया या खतरे की स्थापना, स्थिति या परिवर्तन से संबंधित जानकारी होती है। पाकिस्तान सीमा से सटे कई जिलों में भी 7 मई को मॉक ड्रिल हो सकती है। ऐसे में भारत ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। किस प्रकार से इसकी तमाम जानकारियां हैं उसका जिक्र करते हैं। नोटम एक प्रकार का नोटिस होता है जो कि भारत ने जारी किया है। नोटम के माध्यम से उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी दी जाती है और नोटम का अर्थ होता है कि नोटिस टू एयरमैन। ये एक तरीके का नोटिस होता है जो जारी किया है भारत ने। नोटम के हवाई यात्रियों को हवाई अड्डों, हवाई क्षेत्रों और हवाई मार्ग से जुड़ी जानकारियां मिलती हैं। तत्काल उड़ान के लिए नोटम को जानना आवश्यक होता है। नोटम का उपयोग उन सभी अस्थायी या स्थायी बदलावों की जानकारी के लिए किया जाता है। हवाई अड्डों, हवाई क्षेत्रों, हवाई मार्गों या अन्य सुविधाओं के संचालन का काम करते हैं। इस नोटिस के माध्यम से एयर स्पेस बंद होने की जानकारी दी जाती है, जिसकी की जानकारी भारत ने कल और परसों के लिए दी है। रनवे बंद या लाइटों के बदलाव की स्थिति के बारे में भी तुरंत जानकारी दी जाती है। नोटम में सामान्य तौर से जिन बातों का जिक्र किया जाता है उनमें कई प्रक्रियागत बातों का एक तरीके से उल्लेखित किया जाता है। उसमें स्थान, जानकारी का प्रकार, प्रभावित अवधि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाते हैं, जिसकी जानकारी साझा की जाती है। भारत ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 7 और 8 मई को हवाई अभ्यास के लिए नोटम जारी किया है, जिसकी जानकारी भारत द्वारा दी गई है। सैन्य अभ्यास भारत की नियमित परिचालन तत्परता अभ्यास का हिस्सा है, जिसमें भारतीय वायुसेना राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य अभ्यास करेगी। यह अभ्यास 7 मई और 8 मई को होगा, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी जहाज और ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी रहेगी। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और निगरानी विमान सैन्य अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। कल और परसों ये 2 दिन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कल देश भर में 250 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसका मकसद किसी आपात स्थिति में निपटने के लिए लोगों को तैयार करना है। जान माल के नुकसान को रोकने के लिए प्रशासन से लेकर आम लोगों को आपातकाल में क्या करना है और कैसे सुरक्षित रहना है, इसको लेकर तैयारियों का परीक्षण भी इस मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। इन हालातों के बीच नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नागरिक सुरक्षा पर यह बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राज्य के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ा ये एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय प्रयास है। बैठक का उद्देश्य 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी और समन्वय को सुनिश्चित करना था। इसी के चलते एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस डीजी, डीजी फायर और एयर डिफेंस के अधिकारियों के साथ ही राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। मॉक ड्रिल का मकसद सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों पर फोकस करना है। बैठक को देश की सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमताओं को परखने और सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को व्यापक नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए थे। मॉक ड्रिल के तहत
महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाएंगी। इस दौरान एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। नागरिकों और छात्रों को संभावित हमले की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मॉक ड्रिल को लेकर लगातार तैयारी हो रही है और कल अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये होता क्या है और किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को किया जाता है, क्योंकि सिविल डिफेंस के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है मॉक ड्रिल? सिविल डिफेंस के लिहाज से इसमें यह युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर आतंकी हमले जैसी जो एक आपात स्थिति होती है उसके लिए एक प्रकार का अभ्यास होता है कि आखिर आपात स्थिति होगी तो हम कैसे तैयार होंगे और क्या करेंगे। आम लोगों को आपात स्थिति के लिए तैयार करना इस मॉक ड्रिल का मकसद होता है और वही एक्सरसाइज कल देश के 300 जिलों के आसपास लगभग किया जाएगा। प्रशासन एवं एजेंसियों की आपात तैयारियों को परखना भी इसका उद्देश्य होता है कि हम कितने तैयार हैं, हमारे तमाम एजेंसीज, हमारा जो स्टेक होल्डर्स है वो कितने तैयार हैं। सभी स्टेक होल्डर्स को जरूरी प्रशिक्षण देना भी एक तरीके से इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है कि ताकि लोगों को पता रहे कि किस किस लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। संकट के समय कम वक्त में तेज और समन्वित प्रक्रिया की तैयारी करना भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ सभी लोग ऐसा काम करें ताकि जान माल का नुकसान ना हो किसी भी आपात स्थिति को लेकर। तो ये एक तरीके से मॉक ड्रिल जो सिविल डिफेंस के लिहाज से कल होनी उसका मकसद होता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए किस तरीके से कल की क्या होगा मॉक ड्रिल में, उसके तहत हवाई हमले का चेतावनी सायरन एक तरीके से बजाया जाएगा और हवाई हमले का जो सायरन से लोगों को सचेत करना उसका मकसद होगा। सायरन इतनी तेज हो कि लोग कहीं पे भी किसी भी काम में हो उनको इस बात की जानकारी मिल जाए ये खतरे का सायरन है और ये सूचना का एक बड़ा संकेत होगा। ये अपने आप में कोशिश होगी। सायरन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है कि क्या जो हम सायरन बजा रहे हैं क्या वो बेहतर है, सही तरीके से काम कर रहा है, उसकी आवाज कहां तक जा रही है और क्या वो उतनी ही ध्वनि के साथ जा रही है जितने पैरामीटर्स पे हमको इसको भेजना है। तो उसका एक तरीके से कार्यक्षमता का परीक्षण भी इसमें हो जाएगा। सायरन की पहुंच का मूल्यांकन करना भी एक तरीके से इसका मकसद होगा कि आवाज कहां तक और कितनी तेज ध्वनि के साथ पहुंच रही है। तो ये अपने आप में सायरन का एक तरीके से मूल्यांकन भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगले तथ्यों पर जल्दी से अगर जाए तो बता सकते हैं कि नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण देना भी इसका मकसद है, क्योंकि आम लोग हों या छात्र हों इनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, आपात स्थिति में कैसे आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि लोग अपनी जान की सुरक्षा कर सकें। बंकर या फिर सुरक्षित जगहों पर छिपने की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, अगर बंकर आसपास है तो उसके अलावा अन्य जगहों को कैसे एक शेल्टर होम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसकी जानकारी होगी। प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी एक तरीके से इसमें शामिल हो सकता है ताकि लोग बेहतरी से किसी विषम परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो ये अपने आप में जागरूकता फैलाना भी एक तरीके से काम है। क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास करना भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है, क्योंकि रात में हवाई हमलों से बचने की तैयारी करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर ये रात में होता है तो अपने आप में किस तरीके से किया जाए। बिजली कटौती यानी ब्लैकआउट का अभ्यास भी इसमें एक तरीके से शामिल है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इसमें तमाम कोशिशें की जाएंगी। शहरों कस्बों में रोशनी कम करने की रणनीति का परीक्षण करना भी इसका एक तरीके से हिस्सा है और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए उसके लिए सभी को इसमें जुड़ना होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का छिपाने का प्रयास भी कैसे किया जाना है ये भी मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का छिपाव कैसे किया जाए दुश्मनों की नजर से, ताकि जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित ढांचागत व्यवस्थाएं हैं वो बची रह सके। उसके लिहाज से भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तैयारी करनी होती है। बिजली संयंत्र हो, सरकारी भवन हो या तमाम अन्य ऐसी जगह जो कि अपने आप में बेहद संवेदनशील है उनको सुरक्षित रखना भी जरूरी है ताकि हम जब आगे बढ़े तो हमारे पास हमारी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो बची रह सके। इस लिहाज से ये बहुत जरूरी होता है। मॉक ड्रिल के लिहाज से कल इसकी भी तैयारी होगी। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले जैसी स्थिति के लिए एक अभ्यास के तौर पर मॉक ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे और इसमें हम इस बात का भी बता रहे थे कि किस तरीके से इसका ड्रिल में क्या क्या होगा। निकासी योजनाओं का रिहर्सल भी एक तरीके से होगा कि आखिर एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजनाओं का भी परीक्षण होगा। अगर कोई प्लान बनाया गया है इस स्थिति में तो कैसे हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे और कितना कम समय में हम उस एक्शन को एग्जीक्यूशन में ले जा पाएंगे। तयशुदा समय में सुरक्षित स्थान पर जाना सुनिश्चित करना होता है कि अगर हमने एक तय दूरी को 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में तय करना तो हम उतने ही समय में वहां तक पहुंचे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो उसका भी एक तरीके से परीक्षण हो जाएगा। निकासी के दौरान समन्वय पर फोकस करना भी एक तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो समन्वय कैसे हो, वो होगा काम करने के जमीन पे जब उतरेंगे तब अपने आप में काम करते हुए नजर आएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन बनाना भी इसका एक तरीके से हिस्सा है। विभिन्न संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना इसका एक तरीके से हिस्सा है। जिला प्रशासन हो, होमगार्ड्स हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो, नेहरू युवा केंद्र हो, इसके अलावा छात्र हो या आम लोग हो, ये अपने आप में
तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जो एक तरीके से शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये मॉक ड्रिल का एक बड़ा हिस्सा और इस तरीके से कैसे इस पे आगे बढ़ा जाएगा, तो इस खबर को हम लगातार आपको बता रहे थे। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जिक्र करते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ में जो खबर भी है, उसके अलावा हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार के सभी राज्यों ने इस ड्रिल को अपने आप में कराने का जो फैसला किया है वो महत्वपूर्ण है और हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में है इस वक्त। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर कपूर, महत्वपूर्ण चीज़ यही आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि भारत सरकार ने या वायुसेना की ओर से कल युद्धाभ्यास की जो तैयारी की बात की गई है वो भी राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगती हुई, उसको लेकर जो नोटम जारी किया गया, ये हमारी रक्षा तैयारियों के लिहाज से कितना खास और अहम? ये जो तैयारी होती है ये रूटीन एक्सरसाइजेस होती हैं, ये होती रहती हैं, बॉर्डर एरियाज में रहती हैं। और ये जो आपने अभी कवर किया नोटैम का, ये जब भी कोई एक्सरसाइज होती है तो ये पूरे दुनिया को ये बताने के लिए बताया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इस एयर स्पेस में इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक एयर स्पेस बंद रहेगी, ताकि कोई भी वायुयान या कोई भी जो एयर से मूव करने वाले अपने तैयारे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों चाहे वो ड्रोन्स हों, उनको सूचना मिलती है कि ये एरिया बंद है। अब ये जो कार्रवाई है ये रूटीनली होती रहती है, कभी समुद्र के ऊपर होती है, कभी ये गुजरात कोस्ट पे होती है, कभी ये लेह लद्दाख वाले एरिया में होती है, कभी ये पंजाब के एरिया में होती है। अब ये जो एक्सरसाइज आप कह रहे हैं जो एयरफोर्स ने नोटैम जारी किया है, ये कल और परसों के लिए राजस्थान सेक्टर में है। तो ये रूटीनली समर एक्सरसाइज होती हैं। इसमें हम क्षमता देखते हैं हमारे हवाई जहाजों की, और जैसे मौसम चेंज होता है, या सर्दी या गर्मी, अब जैसे गर्मी आ रही है तो तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है राजस्थान के कुछ सेक्टर्स में। तो उस तापमान में हमारी मशीनें कैसे काम करेंगी, हमारे जो इक्विपमेंट हैं, रडार्स हैं, हमारी लोडिंग है, बॉम्बिंग्स वगैरह की जो प्रैक्टिस है, हमारे कार्य जो हमारे जो कर्मी हैं वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो ये रूटीन एक्सरसाइज होती रहती है। सर, आज भी हालात में जो मौजूदा एक तनाव बड़े हालात हैं, उसमें हमारी वायुसेना के इस प्रदर्शन को किस तरीके से, उसके भी अपने आप में कई संदेश निहितार्थ हैं, क्योंकि जब हमारे अपने युद्ध के अभ्यास से वायुसेना के तमाम जो शौर्य दिखाई पड़ेगा आसमान में, वो गर्जना दिखाई पड़ेगी, वो संदेश भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि जब दुश्मन की तरफ से ललकार आई है तो उस वक्त जो तैयारी होती है, जो आप अपने अस्त्र शस्त्र निकालते हैं, जो अपनी आप कार्यनीति को और स्किल्स को पॉलिश करते हैं, ये वो वाला फेज चल रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं दुश्मन भी देख रहा होगा कि कैसी तैयारी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, मतलब हर कंट्री जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहता है, ये अपना एक डाटा बैंक बनाता है टैक्टिक्स का और समझने का। तो वो भी देख रहे होंगे हमारी तरफ से कि किस तरह से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, एक चीज़ और, क्योंकि इस मौजूदा हालात में जब हम इस प्रकार की एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि हमने अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर कई फायर भी किए हैं और हमने देखा किस प्रकार से हमारी मिसाइल फायर को लेकर हो या हमारे अन्य प्रकार की तैयारियों को लेकर हो। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको लगता है कि भारत, और ये सीधे तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं इंडिया एट 2047 की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नमस्कार। प्लीज बैठ जाइए। वी हैव टू स्टार्ट विद द इवेंट प्लीज। नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था 1893 जब हमारे देश के एक महान सपूत ने शिकागो अमेरिका में अपनी तकरीर से विश्व में भारत की छवि को बदलने का अनूठा काम किया था। ये चमत्कार किया था नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी।
उस नरेंद्र से हमारे अपने नरेंद्र जी तक की यात्रा पर विचार करें तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक उसी तरह अपने अथक प्रयासों और साहसिक सुधारों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच के उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित किया है। आज का हमारा सम्मेलन उन युवाओं पर केंद्रित है जो हमारे देश को 2047 की ओर ले जाएंगे। भविष्य के इस राह पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उस नेता से बेहतर कौन हो सकता है जिन्होंने भारत के जनमानस की सोच को झकझोरा और उसके युवाओं के सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मार्गदर्शक सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे युवाओं को इस तरह प्रेरित किया है कि वो न केवल देश में बल्कि वैश्विक मंच पर भी आत्मविश्वास और हौसले के साथ उड़ान भर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें आज अपने प्रधानमंत्री को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए अपना हाथ मिलाएं, जिनकी दृष्टि और संकल्प हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं। Now I would like to request our ABP Network's Chief Editor, Shri Atidev Sarkarji, to deliver his welcome address. Honorable Prime Minister, I welcome you to India at 2047. We are deeply grateful for your presence. Prime Minister, your goal for 2047 is clear. India must become a developed country within 100 years of independence. As a country, we must answer some questions. How will our economy grow fast enough for such a long time? How can the youth and women of our country fulfill their dreams? How will we ensure enough water for all? When will our nation be safe from terrorism? And amid polarization, how do we bring unity? Our country has the talent, natural resources, and resolve. We look forward to your vision of India at 2047. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. नमस्कार। आज सुबह से ही भारत मंडपम का ये मंच एक जीवंत प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अभी मेरा आपकी टीम से मिलने का मुझे मौका मिला कुछ मिनट के लिए। ये समिट बहुत विविधता से भरी रही है। अनेक महानुभावों ने इस समिट में रंग भरे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा होगा। इस समिट में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति ये अपने आप में शायद उसका यूनिकनेस बन गया है। खासतौर पे हमारी ड्रोन दीदियों ने, लखपति दीदियों ने जो अपने अनुभव साझा किए, जब मैं इन सब एंकर से मिला अभी,
मैं देख रहा था इतने उमंग से वो अपना अनुभव बता रही थी, उनके एक एक डायलॉग उनको याद थे। यानी अपने आप में ये बड़ा प्रेरित करने वाला अवसर रहा है। साथियों, ये उस बदलते भारत का प्रतिबिंब है जो हर क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस बदलते भारत का सबसे बड़ा सपना है 2047 तक विकसित भारत। देश के पास सामर्थ्य है, देश के पास संसाधन है और देश के पास इच्छा शक्ति भी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। आज वही भावना मैं हर देशवासी में देख रहा हूं। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में ऐसे मंथन, ऐसी चर्चाएं और उसमें भी युवाओं की भागीदारी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने इतनी शानदार समिट का आयोजन किया और इसके लिए मैं मेरे मित्र अतिदेव सरकार जी को, मेरा पुराना साथी रजनीश को और एबीपी नेटवर्क की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कुछ देर पहले, मैं यहां आने से पूर्व ही मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल हो चुका है। विश्व की दो बड़ी और ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग का यह समझौता दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। यह हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और इंडियन बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। आपको पता है, कुछ ही समय पूर्व हमने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इनके साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। यानी भारत आज सिर्फ रिफॉर्म से नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करके अपने आप को एक वाइब्रेंट ट्रेड और कॉमर्स हब बना रहा है। साथियों, बड़े निर्णय लेने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि देश का हित सर्वोपरि रखा जाए। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में दशकों तक एक विपरीत धारा बही और देश ने इसका बहुत नुकसान उठाया। एक दौर था जब
कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोचा जाता था कि दुनिया क्या सोचेगी, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, कहीं वोट बैंक छिटकेगा तो नहीं। भांति भांति के स्वार्थों के कारण बड़े फैसले, बड़े रिफॉर्म्स टलते ही जा रहे थे। साथियों, कोई भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। देश तो तब आगे बढ़ता है जब फैसलों की एकमात्र कसौटी हो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बीते एक दशक में भारत इसी नीति को लेकर चला है और आज हम इसके परिणाम भी देख रहे हैं। साथियों, पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए हैं जो दशकों से लटके, अटके और भटके हुए थे, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में डिब्बों में बंद हो गए थे। अब जैसे एक उदाहरण हमारे बैंकिंग सेक्टर का है। बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी की रीढ़ होता है, पहले ऐसी कोई समिट नहीं होती थी जो बैंकों के घाटे पर बात किए बिना पूरी होती हो। और वाकई 2014 से पहले हमारे देश में बैंक पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर थे। अब आज क्या स्थिति है? आज भारत का बैंकिंग सेक्टर दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। हमारे बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट में है और डिपॉजिटर्स को इसका फायदा मिल रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स किए, देश हित में छोटे बैंकों का मर्जर किया, उनका सामर्थ्य बढ़ाया। आपको एयर इंडिया की पुरानी हालत भी याद होगी। एयर इंडिया डूब रही थी। हर वर्ष देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे, लेकिन फिर भी पहले की सरकार फैसला लेने से डरती थी। हमने फैसला लिया और देश को लगातार हो रहे नुकसान से बचाया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। साथियों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने माना था कि अगर सरकार 1 रुपया गरीब को भेजती है तो उसमें से 85 पैसा लूट जाता है। सरकारें बदलती रही, साल बीतते रहे, लेकिन गरीब के हक का पूरा पैसा उसे मिले, इस दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिले, 1 रुपया दिल्ली से निकले तो 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचने चाहिए। इसके लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था की। और इससे सरकारी स्कीम्स में लीकेज रुकी, लाभार्थियों तक सीधे बेनिफिट पहुंचा,
सरकार की फाइलों में 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे। ये जरा समझना, 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका कभी जन्म भी नहीं हुआ था और उन्हें पूरे ठाठ से सारी सुविधाएं मिल रही थी। 10 करोड़। पहले वाले यही सिस्टम बनाकर गए थे। हमारी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया और डीबीटी के माध्यम से सीधा पूरा का पूरा पैसा गरीबों के बैंक खातों में भेजा। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बचा है। मतलब ये आपका पैसा बचाया है। पैसा आपका बचा, गाली मोदी ने खाई। साथियों, आप वन रैंक वन पेंशन का मामला ही देखिए। ये अनेक दशकों से लटका हुआ था। पहले ये तर्क देकर इसको ठुकराया जाता था कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। हमारी सरकार ने देश की रक्षा के लिए जीवन खपाने वालों के हित को सर्वोपरि रखा। आज ओआरओपी से लाखों लाख सैनिक परिवारों का फायदा हो रहा है। अब तक हमारी सरकार ओआरओपी के 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है। साथियों, देश में गरीब परिवारों को भी आरक्षण मिले, इसको लेकर भी दशकों तक सिर्फ बातें हुई। इसको लागू करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के मामले में क्या क्या होता रहा, ये भी देश ने पूरी तरह देखा है। इसके पीछे भी कुछ लोगों का स्वार्थ था, लेकिन राष्ट्र हित में ये जरूरी था। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा विधानसभा में विमेन रिजर्वेशन का कानून बनाकर नारी शक्ति को सशक्त किया। साथियों, अतीत में कितने ही ऐसे विषय रहे जिन पर चर्चा करने के लिए ही कोई तैयार नहीं था। डर था कि कहीं वोट बैंक नाराज हो जाए तो। अब जैसे ट्रिपल तलाक का मामला, इसे अनगिनत मुस्लिम बहनों का जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महिलाओं के हित में, मुस्लिम परिवारों के हित में हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून बनाया। वक्फ कानून में जरूरी सुधार की जरूरत भी अनेक दशकों से महसूस की जा रही थी, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नेक काम को भी बदनाम करके रख गया था। अब जाकर वक्फ कानून में वो संशोधन किए गए हैं जो सही मायने में मुस्लिम माताओं बहनों, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों के काम आएगा। साथियों, एक और बहुत बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती। ये काम नदियों से जोड़ने से जुड़ा है। अभी पानी के संबंध में अतिदेव जी ने पूछा क्या करेंगे। दशकों तक हमारी नदियों के पानी को
तनाव का, झगड़े का विषय बनाकर रखा गया। लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नदियों के जोड़ने का एक महाअभियान शुरू किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इनसे लाखों किसानों को फायदा होगा। वैसे आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। साथियों, अक्सर लोग इस बात को दोहराते हैं कि इतने दशकों बाद संसद की नई इमारत का निर्माण हुआ, लेकिन एक बात पर चर्चा नहीं होती कि दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही यहां दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नेशनल मेमोरियल भी बनाया। अटल जी की जब सरकार थी उस समय इसकी बात शुरू हुई थी, लेकिन इसके निर्माण का काम भी एक दशक तक लटका रहा। हमारी सरकार ने इसको तो पूरा किया ही, देश और दुनिया में बाबा साहब से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार ऐसी परिस्थिति में बनी थी जब सरकारों पर देशवासियों का विश्वास लगभग टूट चुका था। कुछ लोग तो ये सवाल उठाने लगे थे कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और विकास साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आज जब कोई भारत को देखता है तो गर्व से कह सकता है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यानी डेमोक्रेसी रिजल्ट दे सकती है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश मिला है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिन करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। हमारे देश में दर्जनों जिलों को पिछड़े होने का ठप्पा लगाकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज जब वही जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनकर विकास के पैरामीटर्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्पष्ट होता है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे देश में ट्राइबल्स में भी ऐसी अति पिछड़ी ट्राइबल जातियां थी जिन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया था। आज जब पीएम जनमन योजना से इन जातियों तक सरकारी सुविधा पहुंची है, तो उन्हें भी भरोसा हुआ है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, लोकतंत्र का असली अर्थ
असली उद्देश्य यही है और हमारी सरकार यही कर रही है। साथियों, आज एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जिसके विकास की गति तेज हो और वो भारत सोच से, संकल्प से और संवेदना से भी समृद्ध हो। हमने ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन का वो रास्ता चुना है जहां ग्रोथ सिर्फ बाजार से तय नहीं होगी, लोगों को गरिमा का जीवन मिले, उनके सपने पूरे हो। हमारे लिए ये विकास का बड़ा पैमाना है। हम जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय जीईपी सेंट्रिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब मैं जीईपी कहता हूं तो इसका अर्थ है ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जीईपी, मतलब सबका सशक्तिकरण। जब गरीब को पक्का घर मिलता है तो वो सशक्त होता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है। जब गरीब के घर में शौचालय बनता है तो उसे खुले में शौच के अपमान और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जब आयुष्मान भारत योजना से गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है तो उसके जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संवेदनशील विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, देश की जनता को एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिविल सर्विस डे के दौरान मैंने नागरिक देवो भव इस मंत्र की बात कही थी। ये हमारी सरकार का मूल विचार है। हम जनता में जनार्दन देखने वाले लोग हैं। पहले सरकार में माई बाप कल्चर हावी होता, अब जनता की सेवा की भावना ही उसी को लेकर काम होता है। सरकार खुद नागरिक तक सेवा पहुंचाने की पहल करती है। यहां बहुत से नौजवान साथी हैं। आजकल तो आप हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं। साथियों, ऐसी ही पुरानी व्यवस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। बुजुर्ग लोगों को हर साल खुद के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अपने पुराने ऑफिस जाना पड़ता था और जाके कहना पड़ता मैं जिंदा हूं, या फिर बैंक में जाकर बताना पड़ता था कि मैं जीवित हूं, मुझे पैसे मिलने चाहिए। हमने इसका समाधान निकाला। अब सीनियर सिटीजन कहीं से भी डिजिटली अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। बिजली कनेक्शन लेना हो, पानी का नल लगवाना हो, बिल जमा करना हो, गैस बुक करानी हो और यहां तक कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेनी हो, उसके लिए भी बार बार कहना पड़ता था। कई लोग छुट्टी लेकर ये सारा काम, नौकरी में तो एक दिन छुट्टी रखनी पड़ती है अपने इन कामों के लिए। अब देश में व्यवस्था बदली है। ऐसे ढेर सारे काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो इंटरफेस जहां लोगों को सरकार से कोई इंटरेक्शन करना हो, जैसे पासपोर्ट का काम हो, टैक्स रिफंड का काम हो, ऐसे हर काम सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट है। यही
नागरिक देवो भव इसका उस मंत्र का उद्देश्य है। और इसी भाव पर चलते हुए हम 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, भारत आज अपनी परंपरा और प्रगति को एक साथ लेकर चल रहा है। विकास भी, विरासत भी, ये हमारा मंत्र है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी कैसे एक साथ थ्राइव करती है, ये हम भारत में देख रहे हैं। आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में टॉप के देशों में हैं और साथ ही हम आज दुनिया भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक है। बीते एक दशक में रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आया है और साथ ही चोरी की गई कलाकृतियां और दूसरा सामान भी रिकॉर्ड संख्या में भारत आ रहा है। आज भारत दुनिया का सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में भी 100 गीगावाट की कैपेसिटी हासिल कर ली है। साथियों, प्रगति के लिए जरूरी नहीं है कि हम अपनी संस्कृति या अपनी जड़ों को छोड़ दें। जितनी गहराई से हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, आधुनिकता के साथ हमारा जुड़ाव भी उतना ही मजबूत होगा। हम हजारों वर्षों की अपनी विरासत को आने वाले हजारों वर्षों के लिए भारत की ताकत बना रहे हैं। साथियों, 2047 तक विकसित भारत की इस यात्रा में हर कदम का अपना महत्व है और कई बार कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि सरकार जो निर्णय आज ले रही है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होगा, कितना दूरगामी होगा। मैं आपको एक ही सेक्टर का, मीडिया और कंटेंट क्रिएशन का उदाहरण दूंगा। आप याद कीजिए, 10 साल पहले जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता था, तब कई लोग बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त करते थे। लेकिन आज डिजिटल इंडिया हमारे जीवन का एक सहज हिस्सा हो चुका है। सस्ते डेटा और सस्ते मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। डिजिटल इंडिया से कैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया ने कैसे कंटेंट और क्रिएटिविटी का एक नया संसार बना दिया है, इसकी चर्चा कम होती है। आज गांव में अच्छा खाना बनाने वाली एक महिला मिलियन सब्सक्राइबर क्लब में है। किसी आदिवासी क्षेत्र का युवा अपनी लोक कला से दुनिया भर के दर्शकों को जोड़ रहा है। कोई स्कूल में पढ़ने वाला नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को शानदार तरीके से बता रहा है, समझा रहा है। अभी मुंबई में पहली वेव समिट हुई है। इसमें दुनिया भर के मीडिया, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। मुझे भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिला था। मुझे कोई बता रहा था कि अकेले YouTube ने ही बीते 3 साल में भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। 21,000 करोड़ रुपीस। यानी आज हमारा फोन सिर्फ कम्युनिकेशन का ही नहीं, क्रिएटिविटी का, कमाई का भी बहुत बड़ा टूल बन गया है। साथियों, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ एक और अभियान की पार्टनरशिप है और वो अभियान है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता
हमारे इकोनॉमिक डीएनए का हिस्सा रही है। फिर भी हमें ये बताया जाता था कि भारत कोई मेकर नहीं, सिर्फ एक मार्केट है। लेकिन अब भारत पर लगाया गया ये टैग हट रहा है। आज भारत दुनिया का एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट की फिगर भी लगातार बढ़ रही है। देश के पास आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी जैसी अनेक स्वदेशी युद्धपोत है। इन्हें भारत ने अपने सामर्थ्य से बनाया है। आज भारत अनेक ऐसे सेक्टर्स में भी शानदार काम कर रहा है जो पहले हमारी ताकत नहीं रहे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। बीते वर्षों में भारत एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। आज हमारे लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल हो रहे हैं। हाल में ही एक्सपोर्ट से जुड़े आंकड़े आए हैं। भारत का एक्सपोर्ट बीते वर्ष करीब $825 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। $825 बिलियन, यानी सिर्फ एक दशक में भारत ने अपना एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना किया है। इसे और गति देने के लिए, नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग की ये ताकत भारत के लोगों की पहचान, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और डिसरप्टर्स के रूप में आज दुनिया में उसकी एक पसंद बना रही है। साथियों, ये दशक आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा तय करने वाला है। ये देश का नया भाग्य लिखने का कालखंड है। ये स्पिरिट मैं देश के हर नागरिक में देख रहा हूं। देश के हर संस्थान, हर सेक्टर में देख रहा हूं। इस समिट के दौरान भी यहां जो चर्चा हुई है, उसमें भी हमने यही महसूस किया है। मैं एक बार फिर एबीपी नेटवर्क को इस समिट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे भी, क्योंकि अब देर रात होने वाली है, फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद हैं, ये भी अपने आप में उज्जवल भविष्य की निशानी है। और मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, आपने ये जो प्रयोग किया है, और मैं आपका गेस्ट लिस्ट देख रहा था, सारे नौजवान प्रयोगशील लोग हैं। इनके पास नए विचार है, नया साहस है। देश ने जिसने भी सुना होगा उनको, उनका आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा, अच्छा हमारे देश में ये ताकत पड़ी है। तो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, और इसके लिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये सी तस्वीरें आप देख रहे थे एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में, जहां पर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर महत्वपूर्ण संबोधन दिया। क्या कुछ बड़ी बातें कही, उसका जिक्र आपसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि भारत की प्राथमिकता को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भारत के हक का पानी भारत के बाहर जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत के हक का पानी भारत में ही बहेगा, भारत के काम आएगा। ये सीधे संदेश खासतौर से सिंधु जल समझौते के तहत इसको देखा जा सकता है। देश के पास 5 स्वदेशी युद्धपोत है, इन्हें भारत ने अपने दम पर बनाया है। यानी रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भी हम बड़ी ताकत खुद की दम पर बने हैं, ये भी संदेश साफ है। भारत का निर्यात रिकॉर्ड रहा है और अपने आप में ये दिखाता है कि हमारी रक्षा सुरक्षा की तैयारियां तेज हैं। ये देश का भाग्य लिखने वाला कालखंड है।
जिसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से यह संदेश वक्तव्य अपनी इस बातों में रखा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हुआ है फाइनल, क्योंकि अब से कुछ देर पहले दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ है। ये समझौता दोनों देशों के व्यापार में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा। उन्होंने कहा कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ भी हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भारत लगातार तमाम देशों के साथ व्यापारिक सहयोग को बढ़ा रहा है। बड़े निर्णय के लिए देश हित का हित सर्वोपरि रखना होता है और उसी मंत्र के साथ उन्होंने काम करने का अपनी बात कही है। देश को अपने सामर्थ्य पर भरोसा न करने से नुकसान हुआ। खासतौर से 2014 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले तमाम स्वार्थों के चलते बड़े रिफॉर्म टलते जा रहे थे, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए। हमने दशकों से लटके भटके और अटके हुए फैसलों को लिया है और बड़े बड़े फैसले करके देश में बड़े रिफॉर्म्स के साथ बड़े बदलाव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में लगातार सुधार किया है और ऐसे सुधार जो दशकों से लटके हुए थे, लेकिन उन्होंने ये बड़े फैसले करके देश के मान सम्मान को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। हमारे लिए देश सर्वोपरि और इसी मंत्र के साथ वो देश के योजनाओं पे काम करते हैं, यहाँ पर लोगों का हित सर्वोपरि, देश सर्वोपरि रहता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महिला आरक्षण पर कानून बनाकर हमारी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त किया है और इस प्रकार का फैसला लेने में बीती सरकारों को समय लग गया और लेकिन फैसला उन्होंने लिया है। वक्फ कानून में सुधार जरूरी था, लेकिन वोट बैंक के चलते ये नेक काम नहीं किया जा रहा था जिस काम को मौजूदा सरकार ने किया है और ये अपने आप में बड़े रिफॉर्म्स का जिक्र उन्होंने किया। वक्फ कानून में बदलाव गरीब, कमजोर, पसमानदा मुसलमानों के लिए बेहद अहम है। इस बात को प्रधानमंत्री ने इस मंच से दोहराया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारी नदियों के पानी को झगड़ों का विषय बनाकर रखा गया, तो राज्यों के बीच किस प्रकार की स्थितियां होती उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के स्मारक का काम लंबे समय तक रोका गया, लेकिन उन्होंने आके बाबा साहब के पंचतीर्थ के काम को आगे बढ़ाया। एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, यानी डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यानी कि लोकतंत्र और विकास एक साथ चल सकता है। ये मौजूदा सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है। आज ट्राइबल जातियों को योजनाओं का लाभ मिला, यानी डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यानी कि सबसे पंक्ति में पिछले व्यक्ति तक भी विकास पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के अंतिम पायदान के लोगों के लिए काम कर रही है और ये काम लोगों के जीवन में खुशहाली के तरीके से दिखाई भी पड़ता है। हमने ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन का रास्ता चुना है, जिसमें मानव केंद्रित योजनाओं पर फोकस किया गया है। जीडीपी सेंट्रिक नहीं, जीईपी सेंट्रिक विकास पर जोर, यानी सबका सशक्तिकरण। उन्होंने इस बात का मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील विकास पर सरकार का जोर है ताकि हर एक व्यक्ति को विकास की भागीदारी मिल सके। विकास भी, विरासत भी हमारी सरकार का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज भारत दुनिया के तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री का ये कहना कि भारत का पानी भारत के लिए बहेगा, भारत का पानी भारत के लिए रुकेगा और भारत के काम आएगा, इस बात को, प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण बात को ऐसे भी समझा जा सकता है क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर जो भारत सरकार ने फैसला किया है उस परिप्रेक्ष्य में, हालांकि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़कर सीधे तौर पर समझा सकता है। क्या कुछ महत्वपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। आजकल तो मीडिया में पानी को लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। तो इस मंच से प्रधानमंत्री का ये संदेश जो उन्होंने पानी को लेकर कहा, साथ ही साथ भारत रक्षा उत्पाद को लेकर कैसे एक दशक में बड़े बदलाव के साथ सामने आया है और दुनिया तक भारत रक्षा साजो सामान एक तरीके से उत्पाद करके दे रहा है। तो ये दो बड़े संदेश भी अपने आप में इस मंच से आज के समय में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। वो दिन भैया चहक के बोले, आज खुशी का दिन है। खुश क्यों ना हो, इनके 16,000 जो बच गए। इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद अब बात मॉक ड्रिल की करते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से मॉक ड्रिल को कराने के लिए कहा है, तो जिला स्तर से लेकर गांव तक इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए जानकारी से बहुत ज़रूरी मान रहे हैं। इससे पहले 1971 के समय भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था, उस समय इस प्रकार की मॉक ड्रिल को किया गया था और उस समय इसको देखा गया था। कल होने वाली मॉक ड्रिल से पहले तमाम राज्यों में इसकी व्यापक तैयारी हो रही है। केंद्र के निर्देश के तहत तमाम राज्यों ने मंगलवार को तैयारी की और बैठकों का दौर चला। जम्मू के एक स्कूल में छात्रों को मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है, उनको भी कैसे बचाना है। यूपी की राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल के तहत हर तरह की आपात स्थिति में नागरिकों को बचाना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और घायल हुए लोगों को इलाज के लिए कैसे अस्पताल लाया जाए, इन सब पर मॉक ड्रिल की गई। इसमें सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हिस्सा लिया। पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन का भी परीक्षण किया गया। सिविल डिफेंस का काम 24 घंटा अलर्ट रहना है। आज तो गवर्नमेंट के आदेश पर हम उसका एक्सरसाइज शुरू किया है। कल इसका फाइनल शाम को 7 बजे करेंगे। ये पब्लिक को एजुकेट करने के लिए है। यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश के 19 जिलों की पहचान की गई है। सरकार ने सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम इन चीजों से निपट सकें। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। सभी जिलों में
और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। गुजरात में भी तैयारियां जारी है। मॉक ड्रिल की योजना के मद्देनजर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और प्रस्तावित कार्य योजना की समीक्षा की गई। इसके अलावा भी तमाम राज्यों ने बैठकें की और कल की तैयारियों की समीक्षा की। Today, Home Secretary as of now is in VC with Chief Secretary. So once he gets the direction, we will be able to notify them. सीमा पर जो भारत की सेना और अर्धसैनिक बल जो तैनात है, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वो भी मुस्तैदी से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर और दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। पंजाब के लगभग 20 डिस्ट्रिक्टों में मॉक ड्रिल होगी। उसके लिए पंजाब के सभी सिविल और डिफेंस के और पंजाब पुलिस के हमारी सभी एजेंसियां जो हैं वो जो है होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मॉक ड्रिल में भाग लेंगी। इस तरह के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग कल के मॉक ड्रिल में शामिल करने वाले हैं। दैट विल इंक्लूड मुंबई। कुल मिलाकर सभी राज्यों में तैयारियां जोरों पर हैं और मॉक ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में प्रशासन की तत्परता, समन्वय और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है। जहां दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी है तो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। आज पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की तो पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी जासूसी के नेटवर्क को ध्वस्त किया तो बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद भारत एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में जारी है बैठकों का दौर। एनएसए अजीत डोभाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात। देश की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा। पाकिस्तान की घेराबंदी लगातार जारी। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी, वाहनों की गहन जांच जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी तैयारियों में जुटा है। तनाव भरे माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। ये कवायद देश के चुनिंदा स्थानों पर किए जाने वाले मॉक ड्रिल से एक दिन पहले हुआ है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम के सभी गेटों को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया है, जिसके बाद जलस्तर काफी कम हो गया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई है। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। बागलिहार पास के साथ ही साथ चिनाब नदी पर ही बने सलाल डैम की भी सिल्ट की सफाई की गई है, जिससे न केवल जल संचयन की क्षमता बल्कि विद्युत उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हुई? विद्युत उत्पादन के क्षमता के लिहाज से जम्मू कश्मीर को अभूतपूर्व प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं। यहाँ की नदियों के संसाधन का सही तरीके से दोहन करके न केवल हम जल विद्युत के उत्पादन में अन्य राज्यों को भी लाभान्वित कर सकते हैं, साथ ही साथ अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है, इन नदियों पर हम कन्वेंशनल डैम भी बना सकते हैं। साथ ही साथ वो स्थिति भी हम ला सकते हैं कि जब पाकिस्तान का गला सूख जाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर हो गया है और पाकिस्तान अब तो ही कायराना आतंकवादी घृणित कारनामे से पूरी दुनिया में पानी पानी हो रहा है। इस बीच पंजाब में आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया है। इस दौरान 2 रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी, 5 P-86 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस वालों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना 3 मई की रात को हुई। उसी दिन एक पाकिस्तानी रेंजर को भी गिरफ्तार किया गया था। LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान बिना उकसावे के फायरिंग लगातार कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से जो रिस्पांस आने वाला है वो है एक कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड, सिनर्जाइज्ड रिस्पांस। उसमें स्ट्राइक भी होगी, उसमें डिप्लोमेटिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स भी होंगे, उसके अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स को जो ब्लॉक किया जा रहा है, जो कल्चरल रिलेशंस खत्म किए जा रहे हैं, प्लस उसके साथ में नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी। और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट जो हस्तियाँ हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, ये पाकिस्तान के ISI के जो की प्लेयर्स हैं या उनके आर्मी चीफ हैं या ये उनके जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, हाफिज सैयद या मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, इनकी असैसिनेशन, इनको नॉक ऑफ करने के लिए, चाहे वो काइनेटिक मीन से हो या चाहे उसके लिए कोई ग्राउंड रेड्स हों, ये सब एक कंसोर्टेड अटैक दिया जाएगा टू इंश्योर कि जो आतंकवाद है वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। राजौरी और पुंछ सहित कई जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती में इजाफा किया गया है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। ये कदम हाल की पहलगाम में हुई आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, TD न्यूज। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने UN में इस मुद्दे पर क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वहां भी पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में भी पाकिस्तान को आतंक को संरक्षण देने के लिए कई गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा, तो किसी भी देश का साथ भी नहीं मिला और न ही इस पूरी मीटिंग का कोई नतीजा निकल कर सामने आया। पहलगाम आतंकी हमले और 26 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी, ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन वहां भी उसकी जमकर फजीहत हो गई है। इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए। यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। क्लोज डोर मीटिंग के दौरान UNSC के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है। हैरानी की बात यह रही कि UNSC के सदस्यों ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए, साथ ही पाकिस्तान के दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था। बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था, लेकिन सदस्य देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया। जानकारों के मुताबिक क्लोज डोर मीटिंग में पाक की हुई फजीहत भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। The effort, as have previous efforts, faltered. The grandstanding did not work, and what happened was, once Pakistan made its case, there was no outcome, which means that the council refused to buy its case. दूसरी तरफ बंद कमरे में विचार विमर्श से कुछ ही घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए। I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims.
targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई और मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश भी नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल के अनुसार कतर के अमीर ने पहलगांव में हुए आतंकी हमला पर सीमा पार आतंकी हमले को लेकर भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना जताई और भारत के प्रति एकजुटता प्रकट की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों का पूरा समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्पष्ट समर्थन और संवेदनाओं के लिए शेख तमीम बिन हमद अल थानी का आभार व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और इस वर्ष की शुरुआत में अमीर की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ वह मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खड़गे साहब को क्या हो गया है, क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। दिल्ली में आने वाला पानी हरियाणा के रास्ते पंजाब से आता है, लेकिन पंजाब सरकार ने अपनी ज़रूरतों का हवाला देकर दिल्ली का पानी रोकने का ऐलान किया है, जिसको लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में मिली हार के बाद दिल्ली के लोगों से बदला लेने का आरोप लगाया है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया तो एलजी को ज्ञापन भी सौंपा है इस मुद्दे को लेकर। पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद पहले से ही चल रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी रोकने के पंजाब सरकार के फैसले से दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या केजरीवाल ले रहे हैं दिल्ली वालों से हार का बदला? क्या दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने की हो रही है साजिश? दिल्ली को मिलने वाले पानी की सप्लाई में भारी कटौती। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर गरमाई सियासत। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी भाजपा। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर दिल्ली में कृत्रिम जल संकट पैदा करने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। पंजाब और हरियाणा में जल विवाद के बीच दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी हार का बदला अब लोगों से ले रहे हैं। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कम पानी आ रहा है। ये पानी कम इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में उनकी हार हुई है उसका बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए उन्होंने दिल्ली का पानी कम कर दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बड़े नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर केजरीवाल डूब मरो, केजरीवाल शर्म करो और केजरीवाल हाय हाय जैसे नारे लगाए। भाजपा ने पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकना चिंताजनक करार दिया। आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोपों को लगातार बेबुनियाद बताती रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता का पानी रोक दिया है और दिल्ली की जनता के पानी में कमी हो रही है। अब सब जानते हैं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का बस्ता पैक किया है, उनको हराया है और अपनी हार का बदला लेने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की हरकत करेंगे कि पानी रोकेंगे
तो हमने आपका रोका, तो ये घिनौनी हरकत है। उन्हें दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट करना नहीं आता है और यही कारण है कि दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पहले भी विवाद रहा है। भाखड़ा नहर से दिल्ली को पानी की सप्लाई महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब सरकार ने हाल ही में अपनी जरूरतों का हवाला देकर पानी की सप्लाई में कटौती की बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये कटौती लागू हुई तो दिल्ली में गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार कतर के अमीर ने पहलगांव में हुए सीमा पार आतंकी हमले में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना जताई और भारत के प्रति एकजुटता प्रकट की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयासों का पूरा समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्पष्ट समर्थन और संवेदनाओं के लिए शेख तमीम बिन हमद अल थानी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और इस वर्ष की शुरुआत में अमीर की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची 7 और 8 मई को 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। डॉक्टर अरागची बुधवार दोपहर को दिल्ली पहुंचेंगे। गुरुवार को उनका भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क परियोजनाओं और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। दिल्ली आने के पहले वे इस्लामाबाद भी गए थे। तो ईरान के विदेश मंत्री का कल से भारत दौरा हो रहा है। तो इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।